हाय बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तबीयत ख़राब होगी और इस वीडियो को देखने के बाद ठीक हो जाएगी। पॉलीहैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन एक नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वर्ड लगाया मैंने पॉली। ठीक। पॉलीहैलोजन कंपाउंड के अंदर हैलोजन की नंबर बहुत ज़्यादा होती है। हैलोजन क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको बोलते हैं हैलोजन। इनकी नंबर अगर एक से ज़्यादा मिलती है तो आप किस कैटेगरी में रख दोगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड की? उनमें सबसे पहला आ रहा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, और इसकी जब बोतल खोली जाती है तब उस बोतल के अंदर बस हल्की सी ऑक्सीजन की एंट्री होनी चाहिए तो सारा क्लोरोफॉर्म एक बहुत जहरीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। COCl2, कार्बोनाइल क्लोराइड इसका नाम है। अगली बार जब आप इसकी बोतल का ढक्कन खोल दोगे ना तो इस बार क्लोरोफॉर्म नहीं निकलेगी बल्कि एक गैस निकलेगी जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनी। उसका नाम है फॉस्जीन गैस, कार्बोनाइल क्लोराइड गैस। ये इंसान को मारने की ताकत रखती है। तो फिर बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल तो बेहोश करने में किया जाता है। ऑफ कोर्स क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने में किया जाता है, लेकिन भाई साहब अगर इसको आप ऑक्सीजन दिखा दोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का कन्वर्जन कार्बोनाइल क्लोराइड में यानी फॉस्जीन गैस के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर सनलाइट से दूर रख दिया जाए तो ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री करेगी और इसकी रिएक्शन धीमी हो जाएगी क्लोरोफॉर्म के साथ, और फॉस्जीन गैस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा या बहुत धीमा पड़ जाएगा। इस वजह से क्लोरोफॉर्म को बहुत ही डार्क बोतल में रखा जाता है, ऐसी डार्क बोतल जिसके अंदर सनलाइट पास ना हो सके। आपने एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो ना तो वहाँ कुछ ऐसी जो बोतल होती है ना, खांसी वगैरह के सिरप जो होते हैं आप लोग लेके आते हो, बेनेड्रिल वगैरह, जो ये कफ सिरप होते हैं, आपने देखा होगा कितना डार्क होता है। अंदर तक का नहीं दिखता कि कौन सा केमिकल या कौन सा लिक्विड है। क्यों? क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी और क्या, जाहिर सी बात है कोई पॉइजनस चीज़ होगी। तो अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, आप समझदार हो ना, क्या करना है, उस केमिकल को धूप की शक्ल दिखा देना चम्मच में लेने के बाद, और उसके बाद तो आपकी दुश्मनी बरकरार रहेगी और आप बदला ले सकते हो बहुत आसानी से। मेरा नाम मत लेना, ठीक है? कभी आप कहते हो कि सर की वीडियो देखी थी, लेकिन ये है, जितने भी मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ आती हैं जो डार्क बॉटल में रखी रहती हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो बीमारी दूर करने की बजाय बीमारी को बढ़ा देता है या दूसरी बीमारियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म डार्क बॉटल में रखा जाता है क्यों? इसका आंसर ये है कि कभी इसके अंदर सनलाइट एंटर हो जाए और ऑक्सीजन की रिएक्शन बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए इसके अंदर 1% इथेनॉल मिला दिया जाता है। किसमें? बोतल के अंदर। तो आपको समझ में आया? दो क्वेश्चन। डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है? बता दोगे। C2H5OH यानी इथेनॉल 1% क्यों ऐड किया जाता है? बता दोगे, ताकि इसकी रिएक्शन इसके साथ ना हो सके या बहुत धीमी पड़ जाए। ठीक है। सनलाइट की एंट्री हो गई तो फिर इसका काम खतरनाक हो जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और ये वो रिएक्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में कहाँ में कन्वर्ट होगी? कार्बोनाइल क्लोराइड के अंदर। और आपको इसका यूज़ भी पता हो गया होगा। ये वैसे ये जो मैंने लिखी ना 900 ppm, 900 पार्ट्स पर मिलियन, यानी अगर इतना क्लोरोफॉर्म दे दिया तब जाकर बेहोशी होती है। इससे कम अगर है इसकी कंसंट्रेशन, ये कहते हैं ना रुमाल में रख के उसने नाक पे रख दिया था, बेहोश हो गया था, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, इतनी ppm, 900 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक। तब जाकर ये अपना असर दिखाता है। और बाकी इसका दोनों नाम आप लोग याद रखना, फॉस्जीन गैस भी है, कार्बोनाइल क्लोराइड भी है, और इसका इस्तेमाल आप लोग जानते हैं बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने में किया जाता है, और टेट्राक्लोरोमीथेन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और रेफ्रिजरेंट को भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इस पर सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, इसको डार्क बोतल में क्यों रखते हैं और इसमें ये ऐड क्यों किया जाता है। लेकिन कार्बन की नंबर कितनी इसके अंदर? 3 थी ना, तो 100 तो ज़्यादा हो गई, तो किस कैटेगरी में आ गया? पॉलीहाइड्रोजन में नहीं आ गया। अब आपके पास दूसरा कंपाउंड आ रहा है, कौन सा? CHI3, आयोडोफॉर्म। जैसे CHCl3 था क्लोरोफॉर्म, तो ये हो गया CHI3 आयोडोफॉर्म। इसमें बस आयोडीन 3 आ गए हैं। इसी तरह Br लगा दूंगा तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि सर हमारे हाथ पर चोट लग गई है, तो वो क्या करता है, डेटॉल से धोने के बाद जो भी दवाई लगाता है ना, वो एक्चुअली आयोडोफॉर्म ही होती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म जब कभी
वाउंडेड एरिया में अप्लाई किया जाता है, यानी जो घाव है आपका उस पर लगाया जाता है आयोडोफॉर्म, तो वो आयोडीन गैस रिलीज़ करता है। और ये आयोडीन गैस बहुत ख़तरनाक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब के लिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ख़त्म कर देता है। यानी हमारी चोट पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, यानी वायरस बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके और हमारा घाव जल्दी बढ़ जाए, इसके लिए वो एंटीसेप्टिक की तरह जो यूज़ करते हैं वह है आयोडोफॉर्म। तो क्वेश्चन आता है कि हम इसे ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आयोडोफॉर्म लिबरेट्स करता है, मुक्त करता है, आज़ाद करता है क्या? आयोडीन गैस। और आयोडीन आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया था। तो ये है आयोडोफॉर्म, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयोडीन गैस रिलीज़ करेगा और बाकी बाई प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्शन से काम चल जाएगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा जब आपसे पूछा जाएगा भाई कैसे कर रहा है आयोडीन गैस रिलीज़। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। इसको हमेशा ठंडक पैदा करने वाली चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। ये भी क्लोरोफॉर्म की तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में इसका यूज़ है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, जितने भी ठंडक पैदा करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। देखो मैं आपको सारे वो पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर हैलोजन एक से ज़्यादा आ गए। लिवर कैंसर कर देता है और ओजोन होल को डिप्लेट करता है, जिससे ओजोन लेयर पतले होती जा रही है। ओजोन को बड़ी ख़तरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इसका भी एक अब्बा है, वो आएगा भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को हमारी नुकसान पहुंचा रहा है, CCl4, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया। लिवर कैंसर भी करता है, अगर हम इसको ले लेंगे पी लेंगे तो ये लिवर कैंसर करने का काम करता है। उसके बाद आता है फ्रेओन्स। फ्रेओन्स को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक। ये बनते कैसे हैं, क्या इनका फॉर्मूला है, क्यों इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है? देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है CH4, कार्बन के साथ कितने H लगे हुए हैं? 4। एक काम करो, इन 4 H में से 2 H Cl से हटा दो, 2 H फ्लोरीन से हटा दो, तो क्या बन जाएगा? CCl2F2। 2 और 2 4 नहीं हो गए, लेकिन कब हुए? जब आपने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक। तो ये बन गया क्लोरो फ्लोरो कार्बन, बन गया। यही है वो जो रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, ठंडक पैदा करने में यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई साहब, इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के कई हज़ार मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। सबसे ख़तरनाक अगर कोई केमिकल फ़िलहाल दुनिया के सामने आया वो यह है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में जाता है, ऊपर जाता है, ओजोन से लड़ता है और ओजोन की लेयर पतली करता जा रहा है, पतली करता जा रहा है। और आप लोगों को सबको मालूम है कि ओजोन लेयर हमारे किस चीज़ से प्रोटेक्शन कर रही? अल्ट्रा वायलेट लाइट से। देखो चमत्कार, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, CCl4। अगर आप CCl4 में से 2 Cl हटाकर 2 F लगा दोगे तो Cl2F2 नहीं बन जाने का, बन नहीं गया यही। इसलिए तो लिखा था यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। कौन सा रेफ्रिजरेंट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आया नहीं समझ में? तो CCl4 का इस्तेमाल क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी बनाने में किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका मीथेन था, इससे हमने बना दिया, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। फिनिश हो गया। उसके बाद आता है ये भी ओजोन होल को डिप्लेट करता है। ओजोन होल लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर घर में AC है, हर घर में फ्रीज़ है और हर घर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। एक से एक शॉप में चले जाइए, आइसक्रीम बिक रही है, वहाँ सामने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। और आप लोग अपनी सब्ज़ी वगैरह को बचाने के लिए फ्रीज़ का तो यूज़ करते हो। जितनी भी ठंडक पैदा करने वाली चीज़ें हैं, सबके अंदर ठंडक पैदा करने में इसका बड़ा रोल होता है, लेकिन इसी का रोल ओज़ोन को भी ख़त्म करने में होता है। क्लियर? उसके बाद आता है DDT। ये एक इंसेक्टिसाइड है, खेत में डालने की दवाई है। जितने भी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, कहीं फसल को नुकसान ना दे दे तो हम क्या करते हैं? इसका छिड़काव करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत कम को मालूम है। मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मेरे साथ साथ बनाते चले जाना। ये है इथेन, ये तो सबको मालूम है। ये क्या है? इथेन। यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, तो क्या हो गया? ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक। अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ H लगा देना, यहाँ बेंजीन लगाओ, ये रहा, ठीक। तो एक बेंजीन ये हो गया, तो एक फिनाइल, ये एक फिनाइल, ये डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो, फिर से इथेन है तो इथेन ही। एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, तो ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। लेकिन मैं इसकी पहचान के लिए क्या करूँगा? यहाँ पैरा डैश लगा दूंगा और यहाँ सिर्फ पैरा लिखूंगा, तो अब क्या हो जाएगा? पैरा, पैरा डैश, डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। बाकी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। लेकिन इसकी जो मैंने फुल फॉर्म बोली ना, वो बहुत अच्छी है। पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पैरा पैरा डैश लगा दोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये बेचारा पूरा का पूरा वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, पानी में कहीं से कहीं तक नहीं घुलता और बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है,
कैंसर करता है भाई। आपको एक राज़ की बात बताऊँ, ये जब हम छिड़काव कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है केमिकल मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी से फिर पेड़ के अंदर जाएगा, पेड़ से फिर पत्तियों में जाएगा, पत्तियों से फिर सब्ज़ी में आएगा, सब्ज़ी आप लोग खाओगे, ना के बराबर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हर बार ऐसी सब्ज़ी खाओगे जिसके ऊपर इसका छिड़काव कर दिया गया हो या जिस ज़मीन के अंदर इसका छिड़काव कर दिया गया हो, फिर क्या होगा? तो आप लोगों के अंदर लगातार ये स्टोर होती रहेगी, स्टोर होती रहेगी, स्टोर रहेगी और एक वक़्त आएगा कि ये आपके सेल डिवीज़न को, हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन, है ना? सेल डिवीज़न को अनकंट्रोल्ड कर देगा और जब कोई चीज़ या सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती है, सेल डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है साइज़ में। इसको कहते हैं कैंसर। आया समझ में? तो डीडीटी के इस खतरनाक इफ़ेक्ट को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन इंडिया में या एशिया के अंदर जितनी भी दूसरी कम वो हैं मतलब कंट्रीज़ एशिया में, सब में धड़ल्ले से बिक रहा है अब भी। मैंने कई बार मना भी किया, कहीं गवर्नमेंट को मैंने कॉल भी की, लेकिन मेरे फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जिस दिन मेरा फ़ोन उठाएँगे उन्हें पहले तो इस बात के लिए सुनाऊँगा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। कई जगह मैंने मैंने चाइना के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, सब जगह बोल दिया मैंने कि जब भी आपको मेल रिसीव हो, मेरा फ़ोन रिसीव हो तो मुझे कॉल ज़रूर करें। भाई बड़ी पोस्ट है मेरी, ऊपर वाले का एहसान है, 2-3 साल हो गए कॉल की थी, अब तक नहीं उठाया। लेकिन ये है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब में इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन अब तक एशिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बिक रहा है। और कैंसर जो नॉर्मल या जो हमारे यहाँ ज़िंदगी में आम हुआ कि हर आदमी को या मतलब कहीं न कहीं सुनने को मिलता है कि उसे कैंसर है, तो इसका बड़ा रोल है। हम ऐसी सब्ज़ी खा रहे हैं जिसके अंदर ये थोड़ी-सी मात्रा में स्टोर्ड होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर था, मिट्टी से पेड़ के अंदर गया। लेकिन अब सारी ही सब्ज़ी ऐसी आ रही, अगर ये ना हुआ, मतलब अगर डीडीटी पे कंट्रोल ना हुआ ना, तो भाई साहब ये वो वक़्त दूर नहीं है जब हर इंसान या हर तीसरा चौथा इंसान कैंसर से पीड़ित होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी।